अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों के साथ वादा था कि आप लोगों को लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजूंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। वो स्टूडेंट्स जिनकी शुरू वाली क्लासेस मिस हो गई थी उनके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जिन्होंने क्लासेस ली हैं वैसे वो भी इस लेक्चर को सुन लेते हैं, सुन सकते हैं। गुनाह इंशाल्लाह नहीं मिलेगा और तकलीफ भी कोई नहीं होगी। मतलब दिल के अंदर दर्द वगैरह वो भी नहीं होगा। अगर आप सुन लेते हैं दोबारा तो बहुत अच्छा आपका रिवाइज हो सकता है। तो उन स्टूडेंट्स की क्लासेस जो मिस हुई हैं उनके लिए लेक्चर है ये। ओवरहेड्स हमने स्टार्ट किया था। इन शॉर्ट, मैं सिलेबस की डिस्कशन तो नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटी सी बात आपके सामने गुजारिश है कि ओवरहेड्स का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इसमें से ना 2014 के बाद का ट्रेंड अगर देखें तो 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता रहा है। हर अटेम्प्ट में नहीं, लेकिन आप समझ लें अल्टरनेटिव अटेम्प्ट पे 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आज इस न्यू मतलब सीएमए का जो सिलेबस थोड़ा सा रिवाइज हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज हुआ है, थोड़ा सा मामूली सा ग्रिड। हाँ, जो ग्रिड है, वेटेज जो है, मतलब कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का पूछा जाएगा या इतने टॉपिक्स इतने मार्क्स के पूछे जाएंगे, वो जो जिसे वेटेज कहते हैं, ग्रिड कहते हैं, वो चेंज हो। उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ओवरहेड का टॉपिक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन एक आपको बात बता दूं, अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन ना भी आए ओवरहेड्स का, जो मैं टॉपिक स्टार्ट करवाने वाला हूँ, अगर वो टॉपिक उसका अकेला बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन ना भी आए, जिसके इस तरह मतलब जिसके इस तरह होने के चांसेस बड़े कम है कि उसका क्वेश्चन ना आए पेपर में फुल फ्लेज, अगर से नहीं भी आता तो ये याद रख लें कि ओवरहेड्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर टॉपिक, हर सीएमए के हर दूसरे टॉपिक के अंदर इजीली फिट होके आ सकता है। तो ओवरहेड्स से इन शॉर्ट आप जान नहीं छुड़वा सकते, और ओवरहेड्स आप समझ लें कि बैकबोन है आपके पूरे की पूरे सीएमए के सिलेबस का। अक्सर स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअली इतना अच्छा इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से यार इजी मार्क्स जो होते हैं वो लूज कर जाते हैं। सही है। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई आपने अटेंटिव रहना है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। सही। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक लिस्ट सी मैंने पहले ही बना दी थी। ये देखें जी, ओवरहेड्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। एज्यूम करें जी कि हमारा फर्नीचर का बिजनेस है। थोड़ा मोर स्पेसिफिक हो जाते हैं कि फर्नीचर में भी हम टेबल्स बना के बेचा करते हैं, वुडन टेबल्स। ठीक है, वुडन के स्पेलिंग उम्मीद है यही होंगे। वुडन टेबल्स बना के बेचा करते हैं। ये एक लिस्ट है मुख्तलिफ खर्चों की। ठीक है, ये लिस्ट है पूरी एक, कि मेरे यार मेरा मेरा बिजनेस है। जरा बिजनेस के बारे में थोड़ी सी कहानी स्टेब्लिश करते हैं। मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, या से सिर्फ टेबल्स बना के बेचा करता हूँ मैं। ऑफिस टेबल्स, घर के लिए टेबल्स, लकड़ी के टेबल्स, वुडन टेबल्स बना के बेचा करता हूँ। मैंने एक खुला प्लॉट सा लिया हुआ है एक जगह किराए पे, जहाँ पे मैं इन टेबल्स की प्रोडक्शन किया करता हूँ, या जिसे मैं फैक्ट्री कहता हूँ कि यार मेरी फैक्ट्री जो है वो इस जगह पे। हाँ, मेरी शॉप जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, किसी भी सेक्टर में। फॉर एग्जांपल F7 सेक्टर में मेरी शॉप है, XYZ फर्नीचर के नाम से। और ये मेरा बिजनेस है। अब मैंने इस बिजनेस से रिलेटेड मुख्तलिफ खर्चे, कॉस्ट लिखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, वुड, मैं टेबल बनाता हूँ लकड़ी से। इस वुड को अगर ज्यादा बेहतर हो तो मैं कहता कि यार मटेरियल का खर्चा, मटेरियल का खर्चा। अगेन जरा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या ये क्या लिस्ट किस चीज की है? मेरा टेबल का बिजनेस है तो मेरे इस बिजनेस से एसोसिएटेड मुख्तलिफ खर्चे, ये उनकी लिस्ट है। जैसे टेबल्स को बनाने के लिए मैं लकड़ी खुद खरीदता हूँ, तो वो मटेरियल क्या है? खर्चा है मेरा। इसी तरह लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन प्रोडक्शन के अंदर, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन के अंदर मतलब कि वो टेबल बनाते हैं, वही टेबल बनाते हैं। मेरा एक मजदूर, एक जो आदमी है, लेबर है, वो 1 घंटे में फॉर एग्जांपल एक टेबल तैयार कर लेता है। ठीक है, और उसको मैं पर आवर पे कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल रुपीज 200, रुपीज 200 पर आवर मैं उसे 200 रुपीज पे कर रहा हूँ, और वो 1 घंटे में एक टेबल बना देता है।
ये भी एक खर्चा है मेरा। मटेरियल ऊपर जो वुड लिखी है, लकड़ी, वो फॉर एग्जांपल मेरा आल दो मुख्तलिफ ऑफिस के लिए टेबल बनाऊंगा तो उन टेबल्स की जो मतलब उसके ऊपर लकड़ी मुख्तलिफ लगेगी, या हो सकता है किसी टेबल के ऊपर कम लकड़ी का खर्चा है मेरा अपना, किसी के ऊपर ज्यादा लकड़ी लगे। तो लकड़ी का खर्चा वेरी कर सकता है, लेकिन ये है कि अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि मेरे एक टेबल को बनाने में कितने रुपए की लकड़ी लगती है, तो मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसी तरह फैक्ट्री का रेंट पे भी करता हूँ। फैक्ट्री का रेंट में फॉर एग्जांपल पे करता हूँ जी 5 लाख रुपया पर मंथ। 5 लाख रुपया पर मंथ। तो जो मैं कह ना, मैंने प्लॉट लिया हुआ है, प्लॉट लिया, खुली सी जगह लगी जिसमें मैं फैक्ट्री कहता हूँ। वहां पे मशीनें वगैरह लगाई हैं, इंस्टॉल के, सारे लेबर वगैरह मेरे वहां पे काम कर रहे हैं। वहां पे जब भी माल बनता जाता है, फर्नीचर बनता है, वो मेरे गोदाम के अंदर चला जाता है। फिर गोदाम से कुछ मतलब फर्नीचर जो है मैं प्रेजेंट करता हूँ अपनी दुकान के अंदर। अगर कोई कस्टमर आता है जिनको टेबल मेरी दुकान के अंदर पड़ा हुआ पसंद आ जाए, शॉप जो F7 मरकज के अंदर है फॉर एग्जांपल, तो वो वहां से टेबल उठा के ले जाते हैं। अदरवाइज को कस्टमर आए जिसका कोई स्पेशल ऑर्डर हो, यार हमें इस तरह के 50 टेबल्स बना दे, तो मैं उस तरह भी बना के दे देता हूँ। तो खैर, मैं फैक्ट्री का रेंट पे करता हूँ 5 लाख रुपया पर मंथ। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको पता है ये वेरी कर सकता है, कुछ भी आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये भी एक खर्चा है। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर साहब कौन से, ये भाई फैक्ट्री के अंदर एक बंदा मैंने हायर किया हुआ है जो देखता है कि यार लेबर का इन आउट टाइम, ठीक है, कौन सा लेबर कितने बजे, एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उसके ऊपर हाजिरियां शाजरियां लगाता है। लेबर सही काम कर रहा है, लेबर सही काम नहीं कर रहा, सुपरवाइज करता है मुख्तलिफ जो चीजें मेरे फैक्ट्री के अंदर बन रही हैं, उसका खर्चा। फिर मैंने कुछ खर्चे जो हैं वो ब्लैक में लिखे हैं, जैसे शॉप का रेंट, शॉप F7 मरकज वाली शॉप, उसका रेंट पे करता हूँ। फिर वहां पे कुछ सेल्स मैन रखे हैं, उनकी सैलरीज वगैरह हैं। फिर शॉप का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा। फिर मैंने एडवर्टाइजिंग का खर्चा, एडवर्टाइज करता हूँ जी बिजनेस को फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू। बिल होल्डिंग जो होते हैं वो होल्डिंग्स लगी हैं, बोर्ड्स, होल्डिंग बोर्ड्स मुख्तलिफ 10 बाई 20 का जैसे होते हैं, वो मुख्तलिफ पूरे इस शहर के अंदर मैंने मुख्तलिफ मुख्तलिफ की शहरों पे या की जो है जगह पे मैंने वो होल्डिंग्स भी लगवाई हुई हैं, उनका खर्चा एडवर्टाइज करने के लिए। तो इन शॉर्ट और भी मैं खर्चों की बहुत लंबी सी लिस्ट हो सकती है, मैं लिख सकता हूँ। मेरे ये मुख्तलिफ कॉस्ट या खर्चे हैं जो एसोसिएटेड है मेरे टेबल्स को बनाने के लिए। मतलब मैं एक टेबल जब बना के बेचता हूँ तो इसके, उस एक टेबल को बना के जो मैं कस्टमर्स को बेच रहा हूँ, तो बिजनेस का अपना खर्चा, मुख्तलिफ टाइप की कॉस्ट आ रही है, वो मैंने तकरीबन एक लिस्ट लिख दी है, आपके सामने है, ठीक है। कुछ ब्लैक में लिखे हैं, कुछ रेड कलर में लिखे हैं। अब अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मिसाल मैंने दी आपको, मिस एग्जाम्पल से फायदा ये होता है कि आपको अच्छी समझ, इज अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी होती है। जिसको स्टिल कोई क्वेश्चन होगा भाई, ये हेल्पलाइन लिखी हुई है, 50 रुपए का लोड भी करवा दीजिएगा इसके ऊपर। अच्छा, तो कोई क्वेरी वगैरह हुई तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ भी लीजिएगा। फिलहाल फिलहाल जहन में रखें, अपने आप को बिल्कुल सिंपल रखें। आप समझ रहे होंगे कि नया नॉलेज, नया सिलेबस, भाई ओए होए होए, नया सिलेबस, नया टॉपिक, ओए होए बहुत को मुश्किल, तो पेचीदगियां जहन में न लाएं, बिल्कुल सिंपल रखें। मैं देसी एग्जांपल्स दे के आपको समझाऊंगा। ज्यादा फिलहाल बेशक डिग डाउन, बिल्कुल गहराई में जाने की कोशिश भी ना करें। ओवरऑल कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दें, इंशाल्लाह आसानी होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये मैंने खर्चे लिख दिए। अब मैंने ऊपर आपको टॉपिक का नाम बताया है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स की डेफिनेशन को गोली मारे। आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि मैंने लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस ये लिखी हैं। यार मैं इन खर्चों को, इन कॉस्ट्स को कैटेगराइज कर सकता हूं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट तरीके से। मैं इन खर्चों को कैटेगराइज कर सकता हूं डिफरेंट तरीके से। मैं मैंने एग्जांपल दी थी, और हमेशा एक आसान सी एग्जांपल है, जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हो, मैं कहूँ मेल अलहदा हो जाए, फीमेल अलहदा हो जाए, तो मैंने ये कैटेगराइजेशन की है जेंडर की बेस पे, ठीक है, जेंडर की बेस पे। मैं कहूँ जी इस्लामाबाद वाले अलहदा हो जाएं, जो इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर से स्टूडेंट आए हैं वो अलहदा हो जाएं, ये मैंने सिटी की बेस पे, लोकेशन की बेस पे मैंने कैटेगराइजेशन की स्टूडेंट्स की। इसी तरह ये जो तमाम खर्चे हैं, बिजनेस से रिलेटेड तमाम खर्चे, इनकी कैटेगराइजेशन हो सकती है डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट एंगल से। जैसे
मैंने स्टूडेंट्स की कैटेगराइजेशन की बाय जेंडर, बाय लोकेशन, व्हाटएवर। भाई इसी तरह कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, बिजनेस से एसोसिएटेड जितनी भी कॉस्ट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। ठीक है। जैसा कि एक तरह की क्लासिफिकेशन है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय इट्स नेचर, क्लासिफिकेशन बाय इट्स नेचर। इन ये जो खर्चे मैंने एक लिस्ट लिखी है लेफ्ट साइड पे, इनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है बाय क्लासिफिकेशन बाय, आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैं जितना भी चीज लिख रहा हूँ क्लास कॉन्सेप्ट समझे, क्लासिफिकेशन बाय नेचर। भाई नेचर के लिहाज से इन खर्चों को दो चीजों में तोड़ा जा सकता है। जितने भी खर्चे लिखे हुए हैं, ये देखो लेफ्ट साइड पे ये जितने भी खर्चे हैं, इनको मैं तोड़ना, इनको कैटेगराइज करना चाहूं बाय इट्स नेचर, बाय इट्स नेचर, तो मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बाय इट्स नेचर हो सकती है, दो कैटेगरीज बना सकता हूं। एक को कहूं मेरे डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट कॉस्ट, और एक को कहूं मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक को कहूं डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरे को कहूं इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन की है। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है इस लफ्ज से तो इसको बेशक साफ, बस क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ यार, और क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है और मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है। ठीक है। अब बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी यार, ऐसे ये गौर से सुनिएगा। अगर आपको यह समझ आ गया तो याद रखिएगा आपको ओवरहेड्स की सही डेफिनेशन का अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि ओवरहेड्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो भाई इनडायरेक्ट कॉस्ट को मैं पहले डिफाइन करता हूँ, बड़ी मजे की डेफिनेशन है, आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है भाई वो कॉस्ट जो डायरेक्ट नहीं होती, वो इनडायरेक्ट होती है। कितनी खूबसूरत सी डेफिनेशन है। मुझे फाइनल्स के अंदर, सीए फाइनल्स के अंदर याद आ गया, IFRS 16 लीजेस, आप इंशाल्लाह FR2 के अंदर पढ़ोगे, फाइनल के अंदर भी जाके पढ़ोगे। वहां पे दो टाइप की लीज होगी, वैसे इंटरेस्टिंग, वैसे बता रहा हूँ, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे वहां पे दो तरह की लीज स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। और ऑपरेटिंग लीज को डिफाइन करता है वो लीज जो फाइनेंस लीज नहीं है, वो ऑपरेटिंग लीज है। माशाल्लाह, ये स्टैंडर्ड की डेफ। तो इस तरह मुझे वो याद आ गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? इन तमाम खर्चों में ये जो लिखे हुए हैं ब्लैक कलर से, रेड कलर से, और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते थे। बिजनेस में डायरेक्ट खर्चा कौन सा होगा और इनडायरेक्ट खर्चा कौन सा होगा? इनडायरेक्ट खर्चा वो खर्चा है जो डायरेक्ट नहीं होता। इसका मतलब है डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट को हम अगर आइडेंटिफाई कर लें और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जान लें कि डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की हामिल होती है, या डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें हैं, तो अगर वो डायरेक्ट कॉस्ट ना हुई तो वो क्या बन जाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी। तो कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होती है? किताबी डेफिनेशन ये कहती है, किताबी डेफिनेशन, किताबी डेफिनेशन कि बिजनेस के ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसी कॉस्ट दैट कैन बी, दैट कैन बी, अगेन आपको याद रख करने की, क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझें फिलहाल। डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल इन, अब इससे आगे ना किताब के अंदर अगर पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं। दो टर्मिनोलॉजीज हुई हैं जो मैं यहाँ पे यूज करना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उन टर्मिनोलॉजी में ना फंस जाए। मैं एक सिंपल सी बात लिखता हूँ, इन लिखता हूँ फिनिश्ड प्रोडक्ट। भाई हमारा बिजनेस किस चीज का था? हमारा बिजनेस था टेबल बनाने का, तो हमारा फिनिश प्रोडक्ट क्या है? टेबल। एक बात, इस डेफिनेशन के अंदर, डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन के अंदर आपको एक चीज तो समझ आ गई, फिनिश प्रोडक्ट से मुराद क्या है। फिर एक इंपॉर्टेंट तरीन चीज लिखी हुई है, डेट, ऐसी एक्सपेंस जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल हो, डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल हो, डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल हो। अब डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल से मुराद क्या है? डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल से मुराद क्या है? जरा उर्दू में सुनिएगा, आल दो उसको भी सुन के आपको समझ नहीं आएगी, फिर मैं उसको ज्यादा उसकी ना एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊंगा, इंशाल्लाह समझा के छोड़ूंगा, आपको समझ आएगी।
बड़े सादे से अंदाज में समझाऊंगा भाई। हमने एक टेबल बना के रख दिया या एक टेबल बना के बेचा। उस एक टेबल को बनाने के पीछे बहुत सारे बिजनेस के एक्सपेंस हुए हैं, जो कि देखो ना, सामने लिस्ट आपके सामने लिखी हुई है, तमाम खर्चे हुए होंगे, डेफिनेटली तमाम खर्चे हुए होंगे। ठीक है, आप कोई भी खर्चा पिक करें इस लिस्ट में से, कोई भी खर्चा पिक करें, ये ब्लैक वाले जो खर्चे लिखे हुए हैं एक्सपेंसेस, और ऊपर जो रेड वाले लिखे हुए हैं। भाई अगर आप किसी खर्चे के बारे में इस तरह बता सकते हैं ना, जरा सुनिएगा, अगर आप किसी भी बिजनेस के खर्चों के बारे में इस तरह बोल सकते हैं, इस तरह बता सकते हैं, तो वो खर्चा डायरेक्ट कॉस्ट है। किस तरह? आप कहें भाई मेरा एक टेबल को बनाने में, मेरा एक टेबल को बनाने में इतने रुपए का मटेरियल का खर्चा आया है। अभी जो उर्दू में जो मैंने बोला नहीं ये जुमला, वो एग्जैक्ट ये अंग्रेजी वाली डेफिनेशन है। मतलब वो खर्चा डायरेक्ट कॉस्ट कौन सा? वो खर्चा जो रुपीज पर इतने रुपया पर यूनिट मेरा खर्चा आया है, रुपीज पर यूनिट कैलकुलेट हो सकता हो। अगेन बैक टू द डेफिनेशन, जरा देखिएगा भाई, मैंने एक खर्चों की लिस्ट लिखी है आपके सामने। आप कोई भी खर्चा पिक करें, कोई भी खर्चा पिक करें, और आप उस खर्चे के बारे में बड़े वसूख से, बड़े दुरुस्तगी से ही दुरुस्त बताएं, और आप उस खर्चे के बारे में कह सकते हो कि भाई मेरा एक टेबल को बनाने में, एक टेबल को बनाने में, एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में मेरा वो खर्चा इतने रुपए का इनकर हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो खर्चा बिजनेस के लिए कौन सा खर्चा होगा? डायरेक्ट कॉस्ट होगी। वो कॉस्ट बिजनेस के लिए डायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो अगर हम इधर से शुरू करें, ऊपर से लिस्ट शुरू करें और आखिर तक जाते जाएं, तो हम जरा आइडेंटिफाई करते हैं जरा कि भाई कौन सा खर्चा डायरेक्ट कॉस्ट होगा, कौन सा खर्चा, ये तमाम जो लिस्ट है इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट जो होंगी वो डायरेक्ट कॉस्ट होंगी। देखो भाई, हमने एक टेबल बना के रख दिया या बेच दिया। उस एक टेबल को बनाने में कितने रुपए की लकड़ी लगी होगी, बड़े अच्छे तरीके से मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। दूसरे लफ्जों में, मैं मटेरियल के, ये जो वुड वुड ये पहली लिस्ट देखें, वुड, ये जो खर्चा है मटेरियल, मटेरियल का खर्चा, ये जो खर्चा है मैं इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। आइडेंटिफाई का मतलब दूसरे लफ्जों में ये हुआ, मैं इतने रुपया पर यूनिट मेरा खर्चा हुआ है, ये होता है आइडेंटिफाई करना। डायरेक्टली ट्रेसेबल का भी वर्ड यूज होता है बुक्स के अंदर, और डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल का भी वर्ड यूज होता है। मेरा खर्चा लकड़ी का इतना रुपया एक टेबल को, पर यूनिट मीन एक टेबल को बनाने में मेरा मटेरियल का खर्चा इतना हुआ है। इसका मतलब होता है कि मैं भाई उस खर्चे को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। तो वो खर्चा मेरा कौन सा खर्चा बन जाता है? वो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट बन जाता है। और आपको पता है मैं कर सकता हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और बिजनेस बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मेरा बर्गर बर्गर बनाने का बिजनेस है। मेरी रेडी है जहाँ पे मैं बर्गर्स बना के बेचता हूँ। तो वो बर्गर बनाने में, वो बर्गर बना के मैंने बेचा भाई, उस बर्गर को बनाने के लिए मेरा ब्रेड का खर्चा कितना आया, वो जो डबल रोटी टाइप की चीज होती है, वो कितना खर्चा है, बड़े अच्छे तरीके से मुझे पता है, बड़े अच्छे तरीके से मुझे पता है। ठीक है, तो वो जो ब्रेड का खर्चा है वो मेरे लिए डायरेक्ट कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि मैं एक, जब वो बर्गर बना लेता हूँ, उस एक बर्गर को बनाने में मेरा कितने रुपया उस ब्रेड का खर्चा आया है, मैंने कितने रुपए के पीछे से खरीदा है उसे, पिछली दुकान किसी और जगह से खरीदा होगा, तो मुझे, फॉर एग्जांपल मैंने 20 रुपए का खुद खरीदता हूँ वो जो ब्रेड है, तो मैं, इसका मतलब है फिनिश प्रोडक्ट मेरा है बर्गर, सॉरी बर्गर, और उस बर्गर को बना के बेचने में मेरा उस ब्रेड का कितना खर्चा आ रहा है, मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। हेंस मेरे बिजनेस में जो भाई ये ब्रेड का खर्चा है, वो क्या, कौन सा खर्चा होगा? डायरेक्ट कॉस्ट होगी। चलो जरा मिसाल अच्छी दी है, इसी को आगे चलाते हैं। मेरा भाई जरा सुनिएगा, मेरी जो दुकान है बर्गर की, बर्गर की जो दुकान है मेरी,
उधर बिजली लगी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ लोग आके बैठते भी हैं, मतलब डाइन इन भी है और टेक अवे भी है। तो इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, मेरी उस शॉप का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। मैंने एक बर्गर बना के किसी को बेचा, और मेरे से कोई बंदा पूछे यार इस एक बर्गर को बनाने में ये जो बिजली लगी हुई है, बिजली, ये बल्ब जल रहे हैं और शायद मशीन्स भी कुछ चल रही हों फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो चल रही हों, तो मेरा मेरा एक एक बर्गर को बनाने में, स्टिक रहिएगा, एक बर्गर को बनाने में मेरा कितना खर्चा है बिजली का, तो क्या मैं बता सकता हूँ? नहीं, नहीं, नहीं बता, अंदाजे मारो। वैसे बता नहीं सकता कि यार 4 रुपए की बिजली का बिल शामिल है जी इस एक बर्गर को बनाने में, नहीं बता सकता भाई। तो वो खर्चा जिसको मैं डायरेक्टली ट्रेस या डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा इन फिनिश प्रोडक्ट, वो खर्चा डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगा। वो मेरा कौन सा खर्चा बन जाएगा? वो मेरा बनेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इन शॉर्ट ये कि भाई जो डायरेक्ट कॉस्ट, जो कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरे, डेफिनेशन को समझाने में मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। डेफिनेशन को समझाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने ये, कि वो खर्चा जो कैन बी कैलकुलेटेड एज अ इतने रुपया पर यूनिट, कि एक यूनिट को बनाने में मेरा वो खर्चा इतने रुपए का इनकर हुआ है, तो वो खर्चा मेरा क्या बन जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट। अदरवाइज वो क्या बनेगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो सर आप पढ़ा ओवरहेड्स रहे हैं और डेफिनेशन किसके अंदर घुसे हुए हैं आप, क्लासिफिकेशन बाय नेचर और पता नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये क्यों पढ़ा रहे हैं? तो आपको समझ आएगा थोड़ी देर बाद। अभी अभी जरा आते हैं, एक एक्टिविटी हो जाए जरा। हाँ बताओ भाई, इसको मैं इस वुड, बैक टू द मेरा बिजनेस, वो जो लकड़ी बनाने वाला बिजनेस था, एक तो मैंने बिजनेस बड़े खोले हुए हैं, बर्गर भी बेच रहा हूँ, खैर। तो मैं जो टेबल बना के बेचा करता हूँ और उसकी जो लकड़ी यूज हो रही है, उस एक टेबल को बना जितनी लकड़ी यूज है मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस मटेरियल को मैं कहूंगा ये मेरा डायरेक्ट खर्चा है, ये मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, या मैं कहता हूँ डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है। इसी तरह लेबर, हाँ बताओ भाई, मैंने एक टेबल बना के बेचा, उस एक टेबल को बनाने में जो मैंने लेबर लगाया हुआ है उसने एक और लगाया, और एक और की मैं फी पे करता हूँ, लेबर को पे करता हूँ 200 रुपया। हाँ कैलकुलेट हो रहा है, बिल्कुल कैलकुलेट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस खर्चे को भी मैं डायरेक्ट कॉस्ट, इस लेबर के खर्चे को भी मैं डायरेक्ट लेबर बोलूंगा, डायरेक्ट लेबर। अच्छा ये भी लेबर है, ये भी लेबर की कॉस्ट है, एक किस्म का लेबर ही है ना, सुपरवाइजर लेबर ही है। एम्प्लॉय समझ आप तो वहां पे डिस्कशन, सर ये तो एम्प्लॉय है, ये लेबर नहीं है। चलो जो भी है, पे तो करते हो ना। कॉस्टिंग की जुबान में फॉर एग्जांपल अगर ये लेबर है, तो क्या, अब बताओ ना यार, देखो मैंने तो एक एज्यूम किया ना कि मैं एक टेबल बना के बेचता हूँ, मेरी जो बिजनेस है उसमें टेबल्स भी बन रहे हैं, चेयर्स बन रही हैं, एक ही फैक्ट्री एरिया है वो जो मैंने प्लॉट लिया हुआ है। मुख्तलिफ वो जो ऑर्डर्स आए हैं, कुछ के लिए टेबल्स बन रहे हैं, जहेज आया तो उसमें मुख्तलिफ चीजें बन रही हैं, पता नहीं कितने ऑर्डर्स एट द सेम टाइम तैयार हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो सुपरवाइजर साहब फिर रहे हैं, सारी जॉब्स को देख रहे हैं, सारी जॉब्स को देख रहे हैं कि लेबर सही काम कर रहा है, सारी जॉब सही तरह हो रही हैं, कहीं बिजली ज्यादा तो नहीं इस्तेमाल हो रही, फलानी फलानी चीजें। तो मुझे एक बात बताओ, अब एक बेड बना के मैंने साइड पे कर दिया, पूरा मैन्युफैक्चर कर लिया, उस एक बेड को बनाने में मैं सुपरवाइजर की सैलरी का कितना हिस्सा शामिल करूं? कि भाई मेरा सुपरवाइजर को जो मैं पे कर रहा हूं, मेरा बिजनेस, मैं बिजनेस जो पे कर रहा हूं, अब मैं एक बेड की कॉस्ट के अंदर उस सुपरवाइजर की कितनी सैलरी का पोर्शन शामिल करूं? आल दो मैं फॉर एग्जांपल उसे 40,000 रुपया पर मंथ देता हूं, मैं पर मंथ की बात नहीं कर रहा, पर मंथ की बात, उस एक सेल्समैन को, सुपरवाइजर को कितनी सैलरी पे कर रहा हूँ उसकी बात नहीं कर रहा, उसको कैलकुलेट करने की बात नहीं कर रहा। वो तो मुझे पता है कि 40,000 रुपया पर मंथ देता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैंने एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर दिया। देखो डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन के अंदर है फिनिश, इन फिनिश प्रोडक्ट, वो खर्चा आइडेंटिफाई हो सकता हो इन फिनिश प्रोडक्ट। तो फिनिश प्रोडक्ट क्या है? वो टेबल, वो चेयर, वो बेड। मैंने एक बेड बनाया, उस एक बेड को बनाने में मैं कितने रुपया शामिल करूं, कि मेरा कितना खर्चा हुआ, सुपरवाइजर किस खर्चा तो हुआ है ना, कितना शामिल करूं? नहीं खर्चा कैलकुलेट कर सकता, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता इन फिनिश प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी खर्चे हैं भाई मेरे, ये वाले, इसको जरा और जरा बोल्ड कर दूं, ये मेरे, ये फैक्ट्री का रेंट नहीं कर सकता ट्रेस। ये ये क्या, सॉरी सॉरी, ये बड़ा गलत, ये मेरे कौन सा खर्चा बनेगा? ये मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट बनेगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट बनेगी, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट बनेगी, और ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट
बनेगी। और ये तो आंखें बंद करके जो नीचे जितने भी खर्चे लिखे हुए हैं, बेशक आप इसको सोच भी लीजिएगा, मैं अगर वन बाय वन डिस्कस करना शुरू कर दूंगा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ओवरहेड, ये सारे के सारे ओवरहेड्स हैं, ये भी सारे के यार एक तो फिर मैं गलत टर्म, सॉरी सॉरी, इंतहाई माजरत, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है हमारी सारी की सारी। सही है, समझ आ गया आप लोगों को? तो भाई जो बिजनेस का कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल इन फिनिश प्रोडक्ट हो वो डायरेक्ट है। और डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल को समझाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल का बस ये चीज है, छोटी सी बात, ये वाली बात देखी जाती है, ये वाली बात देखी जाती है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये पहचान है डायरेक्ट कॉस्ट की। भाई उस खर्चे को बता सकते हैं कि यार वो खर्चा 1 यूनिट के ऊपर इतना हुआ है, अगर बता सकते हैं ठीक है वो डायरेक्ट खर्चा है। 1 यूनिट को बनाने में हमारा वो कोई भी स्पेसिफिक खर्चा वो इतने रुपया इनकर हुआ है तो बता सकते हैं तो ठीक है डायरेक्ट है, नहीं बता सकते तो वो क्या है, इनडायरेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा वो हमारा खर्चा ही नहीं है भाई कॉस्ट है। सिर्फ हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बाय इट्स नेचर के लिहाज से। ठीक है, तो दो हिस्सों में मैंने तोड़ा, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैं अब एक लाइन लिखने लगा हूँ, हमारे पूरे का पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ आ जाएगा उम्मीद है इंशाल्लाह। भाई एक लाइन लिखने लगा हूँ, अगेन बुकिश थोड़ी सी बात हो जाएगी। ये जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर पार्ट्स ऑफ दी ओवर हेड्स, पार्ट्स ऑफ दी ओवर हेड्स। सर ये तो नहीं समझ आया। फिलहाल फिलहाल ये समझ लें कि हमारे जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो हमारे होते हैं ओवरहेड्स। वो हमारे क्या होते हैं, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं, बिजनेस के तमाम इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट कॉस्ट, उनको बोला जाता है ओवरहेड्स। उनको क्या बोला जाता है, ओवरहेड्स। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो ना ऊपर डायरेक्ट लेबर तो डायरेक्टली इन्वॉल्व था इन प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट। ठीक है, जैसे ये वाला खर्चा, ये वाला खर्चा। अब ये भी मैं कह रहा था, ये भी तो है, तो बेशक ये भी लेबर की कॉस्ट पे करे, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसको मैं कह सकता हूँ ये मेरा इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब किसी खर्चे के साथ इनडायरेक्ट लग गया तो कंफर्म है वो क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और जब किसी खर्चे के साथ डायरेक्ट लग गया तो इसका मतलब वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट है, और डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन आपको बताने की और समझाने की कोशिश की है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो बिजनेस के जो इनडायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो बेसिकली कहलाते हैं ओवरहेड्स। आल दो अब ये इससे आगे जो 1 मिनट की डिस्कशन करने लगा हूं ना, अगर किसी को ना समझ आए तो परेशान नहीं होना, कुछ खोया नहीं है आप लोगों ने। मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको पूरा टॉपिक समझ नहीं आएगा, यार ये रोला हो गया। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल बात करने लगा हूँ भाई, ये कहना कि ओवरहेड्स मुश्तमिल होते हैं, ओवरहेड्स के अंदर सारी की सारी कौन सी कॉस्ट शामिल होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो शायद ये गलत गलत जुमला है। ठीक है, ओवरहेड्स के अंदर देखो एक लाइन देखो क्या लिखा, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर पार्ट्स ऑफ द ओवरहेड्स, पार्ट्स ऑफ द ओवरहेड्स ऑफ अ बिजनेस लिख सकते हैं, ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब है ओवरहेड्स के अंदर कुछ और खर्चे भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक बात कंफर्म है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, ओवरहेड्स होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड्स होती है। तो खैर ये डिस्कशन अगर आप सिंपल रखें अपने आप को भाई, इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे क्या बनते हैं, ओवरहेड्स बन जाते हैं। ओवरहेड्स की उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई हो कि ओवरहेड्स होते क्या हैं। ठीक है, अब सर एक बात बताएं, ये देखें कि आपने ये क्या किया, ये क्या हरकत किया आपने, ये भी इनडायरेक्ट है, जब ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये भी तो सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आपने इसको ब्लैक में क्यों, अपना मतलब दिखाना था कि यार ये जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है वो मुख्तलिफ रंगों में लिख सकता है, नहीं,
ये नहीं। देखो, अगर मैं बुकिश एक जुमला बोलूँ ना, तो जो ओवरहेड्स है ना, ओवरहेड का जितना भी खर्चा है ना, वो कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन, मैं क्या कह सकता हूँ कि वेयर इन द बिजनेस दे आर इनकर्ड। ये मतलब ओवरहेड का खर्चा बिजनेस में किस जगह पे इनकर हो रहा है, कहाँ पे इनकर हो रहा है। देखो, ये जो ऊपर वाले सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, ये ऊपर तीन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखी हैं, मैं अब डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रही ना, मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम छोड़ चुके पीछे, हमें पता चल गया भाई कि ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है और ये डायरेक्ट लेबर ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ। देखो, ये भी हमारे ओवरहेड्स हैं, ये भी ओवरहेड्स है, ये भी ओवरहेड्स हैं, ये भी ओवरहेड्स है, और ये तमाम खर्चे, ये वाले तमाम खर्चे, ये भी मेरे क्या हैं? ये भी ओवरहेड्स ही हैं। तो सर, इनको आपने अलग क्यों लिखा? मैंने लिखा, मेरी मजबूरी थी। मैंने एक लाइन बोली है कि ओवरहेड्स को ग्रुप्ड, मतलब इनकी ग्रुपिंग की जा सकती है, अलग अलग कैटेगराइज अगेन किया जा सकता है। ओवरहेड्स को मजीद कैटेगराइज किया जा सकता है। ओवरहेड्स को पहले मैंने कॉस्ट को कैटेगराइज किया डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे ओवरहेड्स होते हैं। अब मैं ओवरहेड्स को मजीद कैटेगराइज या ग्रुपिंग कर रहा हूं उनकी। तो ऊपर देखो, ऊपर तीन तरह के ओवरहेड्स लिखे हुए हैं, नीचे भी चार तरह के ओवरहेड्स लिखे हुए हैं। ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अब परेशान नहीं होना ओवरहेड्स ओवरहेड के लफ्ज से। तो सर, ये कैटेगराइजेशन क्यों किया भाई? ये कैटेगराइजेशन की है सिर्फ एक चीज को ध्यान में रख के कि कौन सा ओवरहेड बिजनेस में किस जगह पे इनकर हो रहा है। वेयर इन द बिजनेस दे आर इनकर्ड, अगर अंग्रेजी गलत है तो माजरत, बिजनेस में किस जगह पे इनकर हो रहे हैं। तो ये ऊपर वाले जो तीन ओवरहेड्स है ना, ये हो रहे हैं प्रोडक्शन एरिया के अंदर। ये कहाँ पे हो रहे हैं? प्रोडक्शन एरिया के अंदर। तो भाई, हर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हर इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स जो इनकर हो रहे होंगे प्रोडक्शन एरिया के अंदर, उनको हम बोला करेंगे, अब जरा मेहरबानी फरमाइएगा, ओवरहेड्स को मजीद तोड़ा जा रहा है, ओवरहेड्स को मजीद तोड़ा जा रहा है किसमें? बिटवीन प्रोडक्शन वाले ओवरहेड्स। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से होंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से होंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोलते हैं, और इसको याद रखिएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, भाई ये वो ओवरहेड्स हैं जो इनकर हो रहे हैं, सिंपल सी बात, प्रोडक्शन एरिया में, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे फैक्ट्री है। तो वो ओवरहेड्स का खर्चा जो प्रोडक्शन एरिया में, अगेन मजीद मेहरबानी फरमाइएगा, डायरेक्ट कॉस्ट की बातें नहीं हो रही, उसे हम पीछे छोड़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं ओवरहेड्स की, दूसरे लफ्जों में इनडायरेक्ट कॉस्ट की। तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट या वो ओवरहेड्स जो इनकर हो रहे हैं प्रोडक्शन एरिया के अंदर, उन्हें कहेंगे प्रोडक्शन वाले या फैक्ट्री ओवरहेड्स। और बाकी तमाम ओवरहेड्स को बोलेंगे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, इनको भी मजीद तोड़ा जा सकता है। मतलब नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स की सर क्या मिसालें हो सकती हैं? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन के ओवरहेड्स, एडमिन के ओवरहेड्स, सेलिंग सेलिंग ओवरहेड्स, या सेल्स डिपार्टमेंट से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स। मजीद तोड़ा जा सकता है, लेकिन परेशान ना हो, वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, कि मतलब इनकी डेफिनेशन से समझ आ सकता है कि वो इनडायरेक्ट खर्चा जो एडमिन एरिया के अंदर हो रहा, जैसे अकाउंटेंट्स की सैलरियां वगैरह, ठीक है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ना। अगेन, पहले वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होनी चाहिए, पहले वो ओवरहेड होना चाहिए। डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं कहीं आप डिस्कशन में ला रहे, तो नहीं ला रहा जी। तो ओवरहेड्स जो एडमिन एरिया में हो रहे हैं वो एडमिन के ओवरहेड्स होंगे, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? गोदाम, गोदाम का रेंट, गोदाम गोडाउन जहाँ पे आप बना के यूनिट रख देते हैं, ठीक है। या डिलीवरी व्हीकल्स जो यूज हो रही हैं आपकी, आपकी दुकान से लेकर कस्टमर की प्रीमिसेस तक ले जाने का जितना भी खर्चा है, उनके फ्यूल एक्सपेंसेस वगैरह, वो डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स होंगे। तो खैर, मजीद डिग डाउन किया जा सकता है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी मजीद कैटेगराइज किया जा सकता है। फिलहाल उसको डिस्कशन में ना लाएं। जो मेन चीज है फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं है वो सारे के सारे क्या है? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स बन जाते हैं।
नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स बन जाते हैं। तो मैंने भाई पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूं कि भाई ओवरहेड्स बेसिकली हैं क्या, ओवरहेड्स बेसिकली हैं क्या। तो मैंने अपनी डिस्कशन का आगाज कॉस्ट की क्लासिफिकेशन से किया था बाय इट्स नेचर। तो नेचर के लिहाज से कॉस्ट को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, बिजनेस की कोई भी कॉस्ट, बिजनेस की कोई भी कॉस्ट, एक लिस्ट बनाए 50-60 खर्चे शामिल कर दें, उसमें कोई भी खर्चा अगर मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई या डायरेक्टली ट्रेस कर सकता हूँ इन फिनिश प्रोडक्ट, तो वो खर्चा मेरे लिए डायरेक्ट कॉस्ट है, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट ही आगे क्या बन जाते हैं, मेरे ओवर हेड्स बन जाते हैं। ठीक है। फिर मैंने ओवरहेड्स को एक मजीद कैटेगराइजेशन की, उनकी ग्रुपिंग की कि ओवरहेड्स भी मजीद टूटते हैं बिटवीन प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। और एक सिंपल सा, एक सादा सा रूल है, वो ओवरहेड जो प्रोडक्शन एरिया के अंदर इनकर हो रहे हैं वो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। ठीक है। मैंने एक लाइन बोली थी कि यार जिनको, जिनकी ग्रुपिंग की जा सकती है बेस्ड ऑन वेयर इन द बिजनेस दे आर इनकर्ड, वेयर इन द बिजनेस दे आर इनकर्ड। तो जहां जहां वो इनकर हो रहे हैं, देखो ना, जो जो ओवरहेड्स सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट कर रहे हैं तो उनको मैं अलग ग्रुप बना देता हूँ, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। जो एडमिन के ओवरहेड, एडमिन के ओवरहेड बना दी। समझ आ गई जी। तो ये मैंने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बयान की बाय इट्स नेचर और डायरेक्ट और मैंने समझाना बेसिकली आपको ओवरहेड्स था। तो ओवरहेड्स उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। ओवरहेड आर बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल इन फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट की मोर लेस डेफिनेशन बनती है वही हमारे ओवरहेड्स की डेफिनेशन बन जाएगी। जी भाई, उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को मैं समझा पाया। अगेन अगर किसी को कोई इशू है तो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, कोई क्वेरी है। मैं पहले एक एक दरख्वास्त करता हूँ, एक गुजारिश है, एक एडवाइस आप लोगों को कि इतना ज़्यादा डिग डाउन ना करें। सर हम कोशिश करें तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो खर्चा आ रहा है, या जैसे फैक्ट्री का रेंट आ रहा है 5 लाख रुपया, तो हम किसी तरीके से कर, भाई ठीक है यार, फिलहाल चीज़ें सिंपल रखें। इंशाल्लाह मेरी एक मेथोडोलॉजी है पढ़ाने की कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे के कोशिश करता हूँ कि एक दफ़ा हम थोड़ा सा उस ना नौ हो जाए हमारी उस टॉपिक से। फिर जब मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करता हूँ ना, वहां पे चीजें मैं खोलता हूँ फिर सही करके, सही तरह से ना एक्सप्लेनेशन देता हूँ और सही तरह से चीजें कॉन्सेप्चुअली बयान करता हूँ। ठीक है। ये नहीं कह रहा कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट ही आपको गलत दिया या पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दिया, लेकिन इंशाल्लाह मजीद क्लियर चीजें होंगी जूं जूं हम आगे मूव करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक बात देखें यार, मैं ना एक चीज बताइए कि ओवरहेड्स है ना, ओवरहेड्स, ओवरहेड बिजनेस का भाई जो भी खर्चा हो ना, मैंने कॉस्ट की, ये खर्चे है ना, कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, लिस्ट लिखी है पूरी की पूरी। मैंने इनकी कॉस्ट क्लासिफिकेशन की है बाय इट्स नेचर, बाय इट्स नेचर। भाई मैं कॉस्ट की क्लासिफिकेशन एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। वो कह सकता हूँ मैं कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करूँ, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बाय इट्स बिहेवियर, बिहेवियर के लिहाज से बिहेव किस तरह कर रही है वो कॉस्ट। तो याद रखिएगा बिहेवियर के लिहाज से बड़ी एक आसान सी चीज़ है। क्लासिफिकेशन हो सकती है दो चीज़ों में, पैट्स बिहेवियर दो चीज़ों से तोड़ा जा सकता है, बिटवीन दो चीज़ों से नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इनफैक्ट मेरे ख्याल में चार चीज़ें हैं, लेकिन वैसे दो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एक है फिक्स कॉस्ट और एक है वेरिएबल कॉस्ट। आल दो, दो और भी चीज़ होती है, दो और भी चीज़ होती हैं, जैसे स्टेप्ड फिक्स है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन फिलहाल सिंपल रखे चीज़ों को। मैं कॉस्ट की मजीद कैटेगराइजेशन इन्हीं इन्हीं खर्चों को मैंने थोड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ना, अब मैं एक और तरह से क्लासिफिकेशन। अब यार याद रखिएगा भाई, परेशान ना होइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने जैसा वो एग्जांपल दी ना, मैं स्टूडेंट्स को की कैटेगरीज बनाऊं, मतलब डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अंदाज से, जेंडर की बेस पे, फलाने की बेस, बिल्कुल इसी तरह कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। बाय इट्स नेचर, बाय इट्स नेचर, बाय इट्स बिहेवियर, बाय इट्स फंक्शन, बाय इट्स फंक्शन। तो
परेशान नहीं होना कि यार सर अब आप थोड़ी देर पहले तो आपने किसी खर्चे को डायरेक्ट कहा, आप उसी को वेरिएबल कह रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो भाई मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ, मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ अब एक डिफरेंट अंदाज से। अब एक डिफरेंट, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, एक इंटरेस्टिंग सी मिसाल देता हूँ। मैं कहूँ जी जेंडर की बेस पे अलग, लड़के अलग, लड़कियां अलग हो जाए, अच्छा हो गए, कैटेगरी बना दी, 10 बच्चे एक साइड पे हो गए, 10 मेल एक साइड पे हो गए और 5 फीमेल्स एक साइड पे हो गए। ठीक। अब मैं कहूँ यार इस्लामाबाद वाले और बाकी कोई और इस्लामाबाद वाले सिर्फ अलहदा हो जाएं और बाकी इस्लामाबाद से जो हट के किसी भी शहर से हैं, वो अलहदा हो जाए फॉर एग्जांपल। अब जब मैंने अलहदा किया तो फॉर एग्जांपल पहली कैटेगरी जो मैंने बनाई थी, पहली कैटेगरी जो मैंने बनाई थी जेंडर की बेस पे, हो सकता है जो दूसरी कैटेगराइजेशन करूँ उसमें भी एग्जैक्टली यही स्टूडेंट बैठे हों, अगेन 5 फीमेल्स अलहदा बैठी हों और 10 मेल अलहदा बैठे हों, और पता चले जी जो जो 5 फीमेल है वो सिर्फ इस्लामाबाद से आ रही हैं और बाकी लड़के सारे जो हैं वो कोई पिंडी से आ रहा है, कोई फलानी जगह से आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से तलक नहीं रखते। बताने का मकसद ये कि जो कैटेगराइजेशन, कोई कॉस्ट, जैसे पहले कैटेगरी बनाई जेंडर की बेस पे, उनमें जो 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 मतलब स्टूडेंट्स आए, दूसरी कैटेगरी बनाई तो उसी में भी वही स्टूडेंट आ गए। अब कहेंगे यार सर ये तो ये क्या सर, आपने पहले तो जेंडर की बेस पे की उसमें भी यही आ रहा है और आप फिर आपने लोकेशन की बेस पे जब की है तो फिर भी वही बंदे आ रहे हैं। तो भाई आ सकते हैं ना, क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन डिफरेंट अंदाज में कर रहा हूँ। होपफुली मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आज आ रही होगी। तो अब मैं क्लासिफिकेशन, इन्हीं खर्चों की क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ बाय इट्स बिहेवियर, और क्या फिक्स्ड और वेरिएबल। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कौन सा खर्चा फिक्स्ड होता है और कौन सा खर्चा वेरिएबल होता है। भाई लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से जो कॉस्ट चेंज हो जाए, वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है। जैसे मैं अगर एक टेबल बनाऊं, ये एक एक्टिविटी लेवल है, और मेरा डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना आएगा, 200 रुपया, क्योंकि मैंने कहा था एक टेबल को बनाने में एक और लगता है और एक और का मैं लेबर को पे कर रहा हूँ 200 रुपया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 10 टेबल्स बनाऊं, अब एक्टिविटी लेवल चेंज हो गया ना, पहले एक टेबल बना रहा था, अब एक्टिविटी लेवल 10 पे पहुंच गया, तो मैं क्या, मेरा लेबर का खर्चा चेंज हो जाएगा? जी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब आपकी कॉस्ट कुछ और इनकर होगी, अब आपकी कॉस्ट लगेगी 2,000 रुपया। तो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से एक कॉस्ट चेंज हो जाए तो वो कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट। इसके बरअक्स आप फैक्ट्री रेंट को देखें, मैं उस फैक्ट्री का रेंट एक मंथ का पे करता हूँ 5 लाख रुपया। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक मंथ में 10 टेबल बना के बेचूं, 10 टेबल बना के बेचूं, या चाहे मैं 100 टेबल बना के बेचूं, मतलब प्रोडक्शन एरिया के अंदर चाहे मैं 10 टेबल बनाऊं, चाहे मैं 100 टेबल बनाऊं, चाहे मैं 50 टेबल बनाऊं, चाहे मैं एक टेबल भी ना बनाऊं, तो क्या वो जो फैक्ट्री, जिसकी फैक्ट्री रेंट, मतलब जो फैक्ट्री जो मैं यूज कर रहा हूँ जिस बंदे की, क्या मैं उसको रेंट पे नहीं करूंगा? उसको मैं क्या कहूँगा, यार इस दफा तो मेरा कोई एक टेबल भी नहीं बना, इस दफा रेंट डाल ले, वो हमें निकाल देगा। तो भाई चाहे एक टेबल बनाऊं, चाहे 10 टेबल बनाऊं, चाहे 100 टेबल बनाऊं, फैक्ट्री रेंट मैंने कितना पे करना है, 5 लाख। मतलब एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री रेंट सॉरी जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो इसको मैं वेरिएबल नहीं बोल सकता, इसको मैं कौन सा कहूंगा, कौन सी कॉस्ट कहूंगा, कौन सी कॉस्ट कहूंगा जी, इसको मैं फिक्स्ड कॉस्ट कहूंगा। इसी तरह ऊपर सबसे टॉप पे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, एक टेबल बनाऊं डायरेक्ट मटेरियल खर्चा कुछ और आएगा, 10 टेबल बनाऊं तो मेरा खर्चा कुछ और आएगा। ठीक। तो ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कौन सी बन गई, वेरिएबल बन गई। तो अब जरा गौर से देखें कि जिन कॉस्ट को मैं ना, देखो जरूरी नहीं है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये एक और तरह से क्लासिफिकेशन है, ये एक और तरह से क्लासिफिकेशन है। अब मैं बोल रहा हूँ फिक्स्ड है या वेरिएबल, मतलब बिहेवियर की बेस पे इन कॉस्टों को कैटेगराइज कर रहा हूँ। तो ये कॉस्ट कौन सी बन गई, वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट कौन सी बन गई, वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट कौन सी बन गई, फिक्स कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट है। सुपरवाइजर की सैलरी डिपेंड करता है, अब मैंने ये भी हो सकता है कि सुपरवाइजर को 50,000 पर मंथ पे रखा हुआ है और ये भी रखा हुआ है कि इतना रुपया पर आवर देता हूँ, इतना रुपया पर आवर देता हूँ। कभी वो ज्यादा काम करता है, कभी वो कम काम, मतलब कभी हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा ड्यूटी देता है। मतलब पर आवर की बेस पे कर रहा हूँ तो वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, और पर मंथ दे रहा हूँ तो वो फिक्स हो सकती है। उम्मीद आपको कैटेगराइजेशन ये समझ आ चुकी होगी। तो हम ये कह सकते हैं
कि ओवरहेड्स सॉरी मतलब जितनी भी कॉस्ट एसोसिएटेड है बिजनेस के साथ, वो क्लासिफिकेशन उनकी हो सकती है मुख्तलिफ अंदाज से। जैसे कि मैंने दो तरीके से क्लासिफिकेशन करके दिखाई। एक आपकी क्लासिफिकेशन मैंने की है कॉस्ट की बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्योंकि मैंने ओवरहेड्स की डेफिनेशन को समझाना था। और फिर मैंने एक और क्लासिफिकेशन की है फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो आप देखें कि जितने भी ओवरहेड्स हैं, हम सिर्फ अगर ओवरहेड्स की बात करें, डायरेक्ट कॉस्ट को छोड़ दें फिलहाल, मतलब इन दो जो ऊपर टॉप ग्रीन हुई हुई कॉस्ट है, ये वाली कॉस्ट, ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इन कॉस्ट को छोड़ दें, बाकी कॉस्टों की बात करें, मतलब दूसरे लफ्जों में ओवरहेड्स की बात करें, तो ओवरहेड्स को बिटवीन प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में तोड़ने से पहले, बिटवीन प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में तोड़ने से पहले, हम मजीद इन्हें दो हिस्सों में पहले तोड़ सकते थे। वो क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। ऐसा ना हो कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही खिचमिच हो जाए, तो मैं इस डिस्कशन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ फिक्स्ड और वेरिएबल की। इन शॉर्ट ये कि यार ओवरहेड का जो खर्चा है, जैसे देखो ना, मैंने आपको दो तरीके चीजें बताई। ये देखो ना, ये ओवरहेड्स का खर्चा है, ये वाला फैक्ट्री रेंट को हमने क्या कहा था, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये ओवरहेड है, फिक्स्ड है ना। जबकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये भी ओवरहेड है, लेकिन ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल है। मीन इन शॉर्ट ये कि ओवरहेड्स मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, बिटवीन फिक्स्ड एंड अ वेरिएबल ओवरहेड्स। उम्मीद है आप लोगों को इस डिस्कशन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, इस ओवरहेड की फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा। इस टॉपिक को मजीद जब इस मूव फॉरवर्ड होंगे हम करेंगे, तो हम आगे जो जाएंगे हम डिस्कशन करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट की तरफ। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? एक कॉस्ट, एक यूनिट जब बन जाता है तो तीन तरह की कॉस्ट पे मुश्तमिल होता है। उसमें तीन तरह की कॉस्ट शामिल होती हैं, एक मटेरियल की कॉस्ट, एक लेबर की कॉस्ट और एक ओवरहेड्स की कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और हमारे होते हैं ओवरहेड्स। इसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इंशाल्लाह इधर से मैं स्टार्ट करूंगा और मजीद ओवरहेड्स के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। आपको अगर कोई क्वेरी है इस डिस्कशन के लिहाज से, आप पूछ लें। आपको ओवरहेड्स को सही समझ नहीं आया तो थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। तो इस लेक्चर को लाजमी सुनिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।